सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले 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 सतयुग की महारानी हो। कर दो कल्याण, कर दो कल्याण, तुम कल्याणी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी 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 हो। तुम शिव शक्ति असुरों का तुम्हें वंश मिटाना है, इस कांटों की जंगल को तुम्हें स्वर्ग बनाना है। बांटो दुनिया को ज्ञान, तुम महादानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो। रोते बिलखते लोग यहाँ पर, उन्हें हंसाओ तुम, उजड़ गए जो खुशियों के घर, उन्हें बसाओ तुम, भर दो मुर्दों में जान, तुम जिंदगानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो।
भगवान तुमसे नानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो। है नारी नरक का द्वार कहे जग ने तिरस्कार किया, प्रभु ने फिर ज्ञान कलश तुम्हें पुरस्कार दिया। कभी छू न पाए अभिमान दृष्टि रूहानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो। कर दो कल्याण, कर दो कल्याण, तुम कल्याणी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी 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 हो। ओम शांति। सभी बैठ जाएं सहज योग मुद्रा में। दोनों नेत्रों की पलकों को कुछ समय के लिए बंद कर लें। अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करेंगे अपने मस्तक के मध्य भाग पर। देखें मस्तक में जगमगाती दिव्य ज्योति आत्मा को। अब धीरे धीरे मस्तक पर एक पलक नुमा आकृति ऊपर की ओर उठ रही है। यह मुझ आत्मा का दिव्य नेत्र है। पलक के खुलने से दिव्य प्रकाश चहुं ओर फैल रहा है। शनैः शनैः मेरा नेत्र पूरी तरह खुल गया है। नेत्र खुलने पर हर तरफ हरे भरे पेड़ पौधे डालियों पर चहचहाते रंग बिरंगे खूबसूरत पक्षी वातावरण में गूंजती कोकिला की मधुर कूक ध्वनि, फूलों पर इठलाती रंग बिरंगी तितलियां, बागों में जगह जगह नाचते सुंदर मयूर, कल कल करते सुगंधित मीठे जल के झरने, रस भरे फलों से लदे हुए वृक्षों की कतारें,
सतरंगी छटा बिखेरती दैदीप्यमान सूर्य की किरणें संपूर्ण धरा पर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा मनोरम दृश्य आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। स्वर्ण धागों की बनी हीरे जड़ित अति शोभनीय प्रिंस प्रिंसेस की पोशाक पहनकर मैं अपने बगीचे की ओर जा रहा हूं। अपने सखाओं के संग मैं नन्हा राजकुमार राजकुमारी मखमली बिछौने सी बिछी मुलायम घास में राजाई नशे में टहल रहा हूं। राजमहल के बगीचे में खेलने के अनेकों बहुत ही सुंदर स्थान बने हुए हैं। मैं भिन्न भिन्न प्रकार के खेल अपने सखाओं के संग खेल रहा हूं। बगीचे के बीचों बीच से गुजरता एक सुंदर पथ, जिस पूरे पथ पर लाल फूलों का कालीन बिछा हुआ है, राजमहल के भीतर की ओर जा रहा है। ये मेरा राजमहल है, जो पूरा ही सोने का बना हुआ है और जिस पर अनगिनत हीरे मोतियों की नक्काशी की हुई है। स्वर्ण महल के भीतर अनेकों दास दासियां 36 प्रकार के भोजन बना रहे हैं। मैं वहां अपने प्रिय सखाओं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के रमणीक खेल खेल रहा हूं। कभी हम रास करते, कभी मुरली बजाते, कभी कोयल की कूक व अनेकों पक्षियों की मधुर चहचहाहट पर झूमते गाते रमणीक खेल कर रहे हैं। अब हम झरझर बहते मीठे जल के झरनों, भिन्न भिन्न प्रकार के पंक्षियों के आकार के सुंदर पर्वतों और सतो प्रधान प्रकृति की मनोहारी छवि का दृश्य अपने मस्तिष्क पटल पर चित्रित करते हम अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। तभी राजमहल के द्वार पर खड़ी माताश्री की मधुर आवाज आती है, मेरे राज दुलारे आओ, भोजन का समय हो रहा है, आओ भोजन करते हैं। माता श्री की आवाज सुनते ही मैं दौड़कर माँ के आंचल से लिपट जाता हूँ। माता श्री लक्ष्मी
मुझे बड़े ही स्नेह प्यार से अपनी बाहों में भर रही है। अब मैं माता श्री के संग भोजन कक्ष की ओर जा रहा हूँ। भोजन कक्ष में 36 प्रकार के भोग रखे हुए हैं। दासियां भोजन परोसने के लिए खड़ी हुई है। मैं अपनी हीरे जवाहरात जड़ित स्वर्ण आसन पर जाकर बैठ जाता हूँ। भिन्न भिन्न आकार के रत्नों से जड़ी गोलाकार टेबल पर दासियां मुझे अनेकों प्रकार के भोजन परोस रही है और माता श्री लक्ष्मी मुझे अपने हाथों से भोजन खिला रही है। भोजन के उपरांत मैं फिर से अपने सखा साथियों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता हूँ और सांझ ढले तक हम सब मिलकर भिन्न भिन्न मनोरंजक खेल खेलते रहते हैं। सांझ ढले मैं पुनः अपने महल में आ जाता हूँ और माँ श्री लक्ष्मी व पिता श्री नारायण की गोद में बैठकर उनका प्यार दुलार पा रहा हूँ। कभी माँ श्री लक्ष्मी मुझे अत्यंत स्नेह से दुलार रही है, कभी पिता श्री नारायण मुझे अपनी गोद में लेकर दुलार रहे हैं। अब माँ पिताश्री मुझे लेकर शयन कक्ष की ओर जा रहे हैं। संपूर्ण शयन कक्ष में बहुत ही सुंदर मखमली कालीन बिछा हुआ है। रेशमी ओढ़नी व मखमली चादर से सजी मेरी शयन सेज रुई से भी हल्की, नरम और मुलायम है। शयन कक्ष की खिड़कियों से शरद के चांद की सफेद रोशनी से भरी शीतल किरणें कक्ष की भीतरी दीवारों पर जड़े हीरे मोतियों पर पड़कर सारे कक्ष में फैल रही हैं। संपूर्ण कक्ष रंग बिरंगी सतरंगी किरणों में नहाया हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। माताश्री मुझे सेज पर लिटाकर बहुत ही मीठी प्यारी सी लोरी सुना रही है। मीठी लोरी सुनते सुनते मैं स्वप्न लोक में सैर कर रहा हूँ।
स्वप्न लोक की स्वप्न सुंदरियां मुझे मनमोहक नृत्य द्वारा आनंदित कर रही है। और मैं मीठी मीठी नींद का अनुभव कर रहा हूँ। प्रातः काल भोर भये अनेक पक्षियों की मधुर चहचहाहट मुझे उठा रही है। इस प्रकार मेरे संपूर्ण देवताई जीवन का प्रत्येक दिन हंसते गाते खेल पाल करते अत्यंत आनंद में व्यतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है, व्यतीत हो रहा है। शुभ स्वागतम मंगल में शुभ
जग होगा सारा अपना। होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश, होगा ना अब कलह कलेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। Let's enter golden age, स्वर्णिम युग में करें प्रवेश। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। ओम शांति। आज हम सभी अपने राज स्वर्ग की बातें आपस में करेंगे। वैसे तो मैं समझती हूँ तो हम सभी जो भी यहाँ बैठे हैं वो अनेक बार स्वर्ग में रह करके राज करके आए हैं। इसलिए हम सब आत्माओं में स्वर्ग के सुखों का, स्वर्ग के राज भाग्य का संस्कार तो भरा हुआ ही है, सिर्फ अभी उसको इमर्ज कर रहे हैं। वैसे स्वर्ग के जो हम सुनाने जा रही है बातें, वो बहुत समय पहले के अनुभव किए हुए हैं। जो जब भी पाकिस्तान में हम लोग रहते थे, उस समय सर्विस का कोई रूपरेखा नहीं थी। हम लोग सभी मम्मा और बाबा के साथ भट्ठी में रहते थे। तो बाबा मम्मा पढ़ाई और आपस में मिलना बहलना, और उन दिनों में साक्षात्कार की बहुत ही लहर थी। तो उन दिनों में हम जब साक्षात्कार में जाती थी, उन दिनों के स्वर्ग की सीनरियां विशेष जो देखी हुई है, उसके आधार पर हम बताते हैं। बाकी ये तो जरूर है कि जिस समय हम उस स्वर्ग के दृश्य को देखते हैं, उस समय तो ये याद नहीं रहता है कि मुझे कोई जाके सुनाना है किसको, उस ध्यान से हम देखें, तो वो तो उस समय याद ही नहीं रहता है। लेकिन
और सुनाना भी पड़ेगा ये भी नहीं पता था। उस समय तो देखने में और स्वर्ग के जीवन को अनुभव करने में ऐसे मस्त हो जाते हैं जो सुनने और सुनाने की तो कोई बात याद हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी जो कुछ आत्मा ने अनुभव किया उसके आधार पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बाकी ये भी कई बातें हैं जो कई बातें अभी बाबा ने भी कुछ स्पष्ट नहीं की है, तो वो बातें कुछ रह भी जा सकती हैं। बाकी जहां तक कोशिश हो सकेंगी वहां तक हम आपको स्वर्ग की बातें सुनाती हैं। तो पहले तो आप सभी इस ब्रह्मांड शरीर को थोड़े समय के लिए भूल जाओ और सभी अपने को शहजादे और शहजादी समझो, राजकुमार राजकुमारियां हैं। और हम ड्रेस धारण करना तो हम सबको आता है, शरीर को भूलना भी आता है और शरीर में धारण करना भी आता है। तो इसीलिए अभी थोड़े समय के लिए आप सभी राजकुमार राजकुमारियों की दरबार में जैसे बैठे हैं, ऐसे अपने को राजकुमार और राजकुमारियों के रूप में अनुभव करेंगे तो मजा आएगा आपको। तो स्वर्ग के बारे में सभी यही पूछने चाहते हैं, आखिर भी वहां है क्या जो इतनी स्वर्ग की महिमा है, तो है क्या? तो थोड़े शब्दों में अगर स्वर्ग का वर्णन करें तो स्वर्ग वो दुनिया है जिसमें आप इस समय जो भी समझते हो ना, अच्छे से अच्छा ऐसा होना चाहिए। मानो शरीर के लिए आप सोचो तो अच्छे से अच्छा शरीर क्या होना चाहिए वो आपके आगे आता है ना, भाई शरीर हो तो ऐसा हो जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो, कोई अंग जो है वो नीचे ऊपर नहीं हो। माना यहाँ अगर हम देखेंगे ना तो किसके नैन बहुत अच्छे होंगे, कहेंगे इसकी आंखें बहुत अच्छी है, जैसे देवताओं जैसी लगती है, तो फिर और शरीर नहीं होगा। और कोई के दो चार चीजें देवताओं माफिक लगेंगी भी, दिव्य लगेंगी भी, लेकिन सारा ही शरीर एक्यूरेट हो, एक एक अंग जैसे ब्यूटीफुल भी होना चाहिए और दिव्य भी होना चाहिए। तो तद की रीति से भी आप सोचो कि जो शरीर में संपूर्णता होनी चाहिए, सुंदरता भी होनी चाहिए, दिव्यता भी होनी चाहिए। सुंदर तो कहीं दिखाई देते हैं आज के दुनिया में भी, लेकिन फिर भी कहेंगे इनके फीचर्स जो है ना, रंग तो ठीक है सफेद है, लेकिन फीचर्स अभी देवताओं के और होंगे। अभी हम लोग भी देखेंगे तो भी यही कहते हैं ना। तो देवताई दुनिया में, स्वर्ग में जो तन है वो भी बिल्कुल एक एक अंग एक्यूरेट है। आप उसका नुक्स नहीं निकाल सकेंगे कि नहीं आंखें अभी ऐसी होनी चाहिए, नाक थोड़ा लंबा होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये आप नहीं निकाल सकते। तो तन में भी संपूर्णता है और दिव्यता है। आजकल का फैशन नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है वहां, ये लगाना नहीं पड़ता है कुछ ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन दिव्यता से भरी हुई ब्यूटी है, इसीलिए उसको देवता कहा जाता है, जो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। क्योंकि दिव्यता आजकल है ही कहां। चाहे हम लोग ब्रह्मांड दिव्य हो गए हैं, लेकिन हमारे शरीर कहां है? शरीर तो हमारे फिर भी विकारी बीज से पैदा हुए हैं।
और देवताओं के शरीर जो है वो विकारी बीज से पैदा हुए नहीं है, वो तो योग बल से पैदाश है, दिव्य पैदाश है। तो नेचुरल है, जैसा बीज होगा वैसा ही शरीर होगा ना। आत्मा दिव्य है, आत्मा संपूर्ण है, तो उसको शरीर भी कौन सा मिलेगा, संपूर्ण मिलेगा ना। ये तो हिसाब है ना। तो इसी हिसाब से आप सोचो कि शरीर तन भी बिल्कुल दिव्य और संपूर्ण है, और मन में क्या चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। तो वो तो कोई हद ही नहीं है शांति की, अशांति का नाम निशानी नहीं है। वहां अशांति कुछ होती है वो ही वहां पता नहीं है, नाम निशानी नहीं है। और खुशी का आधार होता है प्राप्ति। अगर किसी को कोई भी अप्राप्ति होती है तो अप्राप्ति के कारण खुशी गुम होती है। आप अपने जीवन में, हम लोग अपने ब्राह्मण जीवन में भी देखें अगर, तो कभी भी खुशी कम होती है। उसका कारण क्या होता है, भाई आज मेरा योग ठीक नहीं लगा, खुशी गुम हो जाएंगी। आज ये करने चाहते थे सेवा, लेकिन की नहीं, हो नहीं सकी, सफलता नहीं इतनी मिली। तो खुशी की प्राप्ति का आधार है। अगर हम सब प्राप्ति हमको है तो खुशी हमारी नहीं जा सकती है। अप्राप्ति है तो खुशी नहीं। तो खुशी वहां इसीलिए निरंतर है क्योंकि वहां सर्व प्राप्ति है, और इतनी प्राप्तियां हैं जो आप जो इमेजिन करते हैं ना, भाई ये होना चाहिए। जैसे मानो कोई घर बनाता है या हम सेंटर बनाते हैं, तो सेंटर बनाते हैं तो हम इमेज करते हैं, भाई सेंटर हम ऐसा होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जो मनुष्य को प्राप्ति की चीजें चाहिए वो समझो आपको स्वर्ग में जितनी आप सोचते हो ना उससे ज्यादा है। तो जब प्राप्तियां ही इतनी है तो वहां खुशी ना हो, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मन की शांति है, मन में खुशी है, ऐसा ही मन हम सब चाहते हैं। और मन जो है वो भले योग नहीं लगाएगा, अभी तो मन मना भाव होने के लिए अभ्यास करते हैं। सुबह को उठ करके नहीं भी थके हुए भी हो तो भी कहेंगे नहीं अमृत वेले का योग करना है, लेकिन वहां अमृत वेले का योग करना ही है, इसमें बंधे हुए नहीं है। अच्छा, तो तैयार हो गए आप लोग सभी? हाँ, तैयार हो गए? ड्रेस दासियां आ गई, दासियों ने आपका सारा श्रृंगार कर लिया, हो गए श्रृंगार, ताजबाज पहन लिया। आज अभी चलो घूमने के लिए। तो किस पर चलेंगे? हाँ, कार बार चलेंगे क्या? नहीं, विमान। और वहां विमान इतने होते हैं, जैसे यहाँ कारों की लाइन है ना, वैसे वहां विमानों की लाइन होगी। हर एक के पास ढेर विमान है। क्यों? कि हर एक टाइम के लिए भी अपने अपने विमान होते हैं। समझो कोई ऐसे बड़े फंक्शन में आप जाते हैं तो आपका विमान इतना बढ़िया होगा, और कॉमन रीति से यूज करते हैं। एक तो इस हिसाब से विमान होते हैं, और दूसरा फिर 2 का, 4 का, 6 का, पार्टी का, इस रीति से भी विमान होते हैं। इसीलिए बहुत ही विमान होते हैं। और विमान का शेप जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोई पंछी का, कोई पुष्प का, कोई कैसा, ऐसे डिजाइन्स में होते हैं विमान जो होते हैं। अच्छा, उसको चलाने की विधि जो है वो बहुत सहज है। सिर्फ बटन आप दबाएंगे, ऐसे करेंगे एक तो चल पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो नीचे उतरेगा, ऐसे करेंगे तो चेंज होगा। बस बिल्कुल सिंपल है। क्यों? कि छोटे छोटे बच्चे भी चलाते हैं। जैसे यहाँ साइकिल चलाते हैं ना छोटे बच्चे, छोटी कार चलाते हैं खिलौने, वैसे समझो वहां
छोटे बच्चे वो रियल विमान चलाते, खिलौना नहीं, उड़ाने वाला। क्यों? कि वहां एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है, एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है ना। क्यों? कि यहाँ की प्रारब्ध है ना, कोई कर्म भोग थोड़ी वहां होना है, तो एक्सीडेंट तो होता ही नहीं है वहां, नाम निशानी नहीं है। और एक्सीडेंट भी नहीं होना है तो चलाने में कोई डर भी नहीं है, और है भी बिल्कुल सिंपल। जो भी यहाँ की समझो लास्ट में बिल्कुल सिंपल इन्वेंशन होंगी ना, वो हम लोगों के लिए तैयार होगा। अभी तो वो बेचारे कर रहे हैं इकट्ठी। अभी कितना पहले के विमान और अभी के ऑटोमेटिक मशीनरीज के विमान देखो, प्लेन, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी से सब काम चलता है, वैसे ही ऐसे अनुभव होता है कि वहां एटॉमिक एनर्जी है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी का भी रिफाइंड रूप है। इसीलिए वहां कोई भी प्लेन चला सकता है, क्योंकि मेरे को ये याद है कि मैंने प्लेन चलाया है, हम घूमे हैं उस विमान में। तो बिल्कुल ही सिंपल था। और हमारी आयु उस समय जब हमको साक्षात्कार हुआ था, उस समय हमारी आयु 8 वर्ष की शहजादी के रूप में हमने अपने को देखा था। तो 8 वर्ष की विमान चला सकती है, ऐसे जैसे अकेला घूम के आओ कहाँ भी, वो डर नहीं लगेगा। भले दासी साथ में होती है, लेकिन कोई उस रीति से नहीं, डर के रीति से नहीं होता है। वो तो एक रिस्पेक्ट है शहजादियों का, राजकुमारियों का, इसीलिए वो साथ में होती है। सखियों के रीति से, जैसे एक दासियां भी होती है, एक दासियां होती है, एक दासियां होती है, लेकिन वो इतनी रॉयल दासियां होती है जैसे सखियों के रूप में एकदम हो जाती है। तो वो भी साथ में होती है, लेकिन होता बड़ा सिंपल है। तो विमान में चढ़े, आपको कौन सा विमान अच्छा लगा? पुष्प वाला अच्छा लगा या पंछियों का अच्छा लगा? जो अच्छा लगे उसमें चढ़ जाओ। और फिर वहां सैर करने के लिए जाते हैं, तो बगीचे तो वहां बात ही मत पूछो। खुशबू ऐसी नेचुरल होती है वहां, जो जाते ही आप बस उस वैरायटी को देखते रहो, फूलों से खेलते रहो। खेलने के साधन भी है, उसमें खेलते भी है, जिसमें एक शरीर की जैसे वर्जिश भी हो जाती है। ये नहीं दर्दों के कारण वर्जिश नहीं होती है, लेकिन ऑटोमेटिकली शरीर थोड़ा जैसे एक चलता है। तो ऐसे खेल भी होते हैं वहां, बुद्धि के खेल भी होते हैं और शरीर के रीति से भी खेल होते हैं। तो वो खेल करके बगीचे में घूम फिर करके आपस में, क्योंकि बहुत आके मिलते हैं ना, जो नजदीक परिवार वाले होते हैं। रॉयल फैमिली तो होंगी ना, विश्व महाराजन तो होगा एक, लेकिन उसके साथ और भी तो रॉयल फैमिली होती है ना। तो वो रॉयल फैमिली जो है वो आपस में, जैसे एक आयु वाले बच्चे जो होते हैं ना, जैसे मानो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आयु में तो फर्क पड़ेगा ना। तो एक आयु वाले जैसे आपस में एंजॉय करते हैं। तो इसी रीति से वहां घूमने जाएंगे। घूमने के बाद जो है वो आप अपने घर में वापस आएंगे, और वापस आकर के फिर ड्रेस बदली करेंगे। घूमने की ड्रेस अपनी होंगी आपकी, और फिर लौट करके आएंगे तो दूसरी ड्रेस पहनेंगे, क्यों दासियों को कुछ तो काम चाहिए ना। तो वो आप चेंज करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर कोई कार्य करते हैं राजधानी का, जो रॉयल फैमिली के होते हैं, उसकी मैं बात बता रही हूँ। तो कोई तो राज्य के काम में जाते हैं, और कोई पढ़ने के लिए, छोटे बच्चे जो है वो पढ़ने करने के लिए जाते हैं। तो पढ़ाई वहां जो है वो आपको, ये बुक्स बड़े बड़े नहीं है, लेकिन एक संगीत और दूसरा ये चित्रकारी, ये विशेष जो सब्जेक्ट है वहां की, वो ये दो है। चित्रकारी भी है और ये संगीत भी है।
और साथ साथ जो है वो समझो हिस्ट्री जो बताते हैं, वो समझो उस समय जो पूरी विश्व होंगे ना, यही भारत तो होगा, लेकिन अभी तो छोटा भारत हो गया ना, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उस समय पूरी ही विश्व ही एक होंगी, लेकिन इतना दूर दूर तक हम लोग बसे हुए नहीं होंगे, जैसे अभी पता नहीं कहाँ दूर दूर विदेश में चले गए हैं ना। तो इतने वहां लोग कम होने के कारण ये जो स्थान है दूर के, वो रहने के स्थान नहीं होंगे। होंगे तो जरूर ना, कहाँ खत्म थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं होते हैं तो जैसे एक घूमने के स्थान, पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। तो वहां जैसे कभी कभी विमान में चढ़ के जैसे प्रोग्राम बनाते हैं ना, भाई आज यहाँ चलते हैं खेल के मैदान पर, आज यहाँ चलते हैं, इसी रीति से ये जो भी आपके दूर के स्थान है आजकल के विश्व के, वो समझो हमारे एक घूमने के स्थान हो जाएंगे। और बाबा ने सुनाया था ना, वहां की नेचुरल ब्यूटी ज्यादा है। समझो पहाड़ है, पहाड़ भी एक नेचुरली ही एक सीधे सीधे ऐसे लंबे पहाड़ नहीं है, पहाड़ों में भी कोई ना कोई डिजाइन होती है। और जैसे वो खिलौने बनाते हैं ना, कोई हाथी बना देते, यहाँ भी जैसे बनाते हैं ना, कोई हाथी बना देता, कोई घोड़ा बना देता, कोई ये, तो वहां एक पुष्प और पंछी, ये डिजाइन ज्यादा है। तो वो जो है ना, वो पहाड़ भी जो है वो ऑटोमेटिक ज्यादा करके एक नेचुरल होती है, बाकी थोड़ा बहुत जैसे उसको ठीक किया जाता है ना, इसी रीति से पहाड़ होंगे, बगीचे होंगे, तो ऐसे सिंपल नहीं होंगे। सिंपल माना ऐसे जंगल पड़ा है, ऐसे खाली खाली पहाड़ पड़ा, ऐसे नहीं होगा। हर स्थान जहां भी आप जाएंगे वहां नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेंगी, कोई ना कोई विशेषता आपको मिलेगी। इसीलिए वो जो भी स्थान होंगे हमारे, वो एक जैसे घूमने फिरने देखने के हो जाते हैं। तो ये विश्व जो है हमारा, वो विदेश के या दूर दूर के स्थान जो है वो होंगे, लेकिन संख्या कम होने के कारण घूमने के स्थान बन जाए। तो पढ़ाई में जो है वो आपको सारी ये हिस्ट्री बताई जाएंगी, ज्योग्राफी सुनाई जाएंगी, भाई ये इस स्थान पर ये है। जैसे मानो देश होंगे, जैसे यहाँ यूपी है, यहाँ के नाम तो अपने होंगे ना, अभी वो नाम मेरे को याद नहीं है वहां क्या नाम होंगे, लेकिन जैसे यहाँ यूपी है, मध्य प्रदेश है, अलग अलग है ना। एक ही ऑस्ट्रेलिया में कितने स्थान है ना, अलग अलग। इसी रीति से वहां राजधानी में भी किस स्थान पर कोई चीज ज्यादा निकलेगी, कोई चीज कहाँ से निकलेंगी, तो वो तो होगा ना हिसाब किताब। तो इसीलिए वो सिखाया जाएगा। राजधानी का मुख्य स्थान कौन सा है, मुख्य स्थान पर विशेष चीजें कैसे है। जैसे यहाँ हम आते हैं आबू में या कहाँ भी विशेष स्थान पर घूमने जाते हैं, तो हमको वो एक बुक देते हैं ना, भाई यहाँ इस दिल्ली में जाते हैं तो एक किताब बना हुआ है, भाई दिल्ली में ये लाल किला यहाँ है, फलाना स्थान यहाँ है, ये है। जैसे ऐसी रीति से हर एक देश में क्या क्या विशेषता है, हर एक एरिया, जैसे जोन यहाँ है, स्टेट है, तो हर एक स्टेट जो है वो बटी हुई होंगी, क्योंकि रॉयल फैमिली जो होंगी, जो एक विश्व महाराजा एक विश्व महारानी होंगी, लेकिन उसके जो साथी होंगे रॉयल फैमिली, वो भी राज करेंगे, लेकिन इसी रीति से करेंगे जैसे स्टेट और सेंट्रल होता है ना, इसी रीति से वहाँ ये नहीं मिनिस्टर ऐसा फैमिली के रीति से चलता है। यहाँ तो वो होता है ना प्राइम मिनिस्टर का रिगार्ड अपना, मिनिस्टर का अपना, ऐसा नहीं है। वहाँ है एक परिवार के रीति से। टोटल वहाँ की सिस्टम जो है वो मूल आधार है प्यार, पारिवारिक प्यार। इस रीति से नहीं है वो राजा है तो बस राजा के आगे प्रजा ऐसे ऐसे होती रहे, डरती रहे, ऐसा नहीं है। प्रजा भी जो होंगी वो राजा को जो है वो एक माँ बाप के स्नेह से देखती है, और जो विश्व महाराजन होगा वो भी प्रजा को जो है
वो समझो एक बच्चों के रूप में पालना करते। उस रीत से नहीं है ये राजा है, ये बड़ा पद है, इसका छोटा पद है, ऐसा रूप नहीं है। परिवार एक प्यार का फाउंडेशन है। चाहे आप प्रजा में देखो, चाहे अपने फैमिली में देखो, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार है। वहां स्वार्थ तो किसको है नहीं, इतना कुछ है सब कुछ, तो स्वार्थ किस में करेंगे। इसीलिए स्वार्थ नहीं है, जहां प्यार में निस्वार्थ है तो वो प्यार तो सच्चा होता है ना। तो इसी कारण वहां निस्वार्थ प्यार होने के कारण प्रजा और जो भी राजधानी चलती है वो ऐसे चलती है जैसे एक नजदीक के सने। इसी रीति से वहां जो राजधानी होंगी उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, जिससे आपको सब पता होगा। वहां तो हमारे आजकल के विश्व, वहां तो विश्व ही कहेंगे ना उस समय, तो भाई विश्व हमारी जो है भले छोटी होंगी लेकिन विश्व तो होंगी ना। तो उसमें कहां कहां क्या क्या स्थान है और क्या क्या विशेषता है वहां की, ये सारा पढ़ाया जाएगा और दिखाया जाएगा चित्रकार के रीति से। और बाकी जो है वो वहां पढ़ाई कोई ये जो है हिसाब किताब भी सिंपल होता है, क्योंकि वहां कोई ऐसे लेन देन नहीं है। कुछ तो चेंज होता है, डिपार्टमेंट से चेंज करते, समझो बिजनेस जो चलेगा तो कुछ तो चीजें एक दो में चेंज करते हैं। समझो किस में लोहा ज्यादा है, मिसला में लोहा कहती हूँ, समझो अनाज है, किस में क्या है, किस ज्यादा है, किस में क्या, तो एक दो को स्टेट को परिवार जैसे एक घर होता है, भाई यहाँ ये ज्यादा है तो तुम यूज कर दो, तुमको ये ज्यादा है तो तुम यूज कर दो। इस रीति से परिवार की रीति से चलता है। बाकी बाजार वगैरह भी होती है, क्योंकि हम ड्रेस तो पहनेंगे ना, जेवर तो पहनेंगे ना, तो वो तो बनाने वाले होंगे ना। लेकिन रॉयल फैमिली जो होंगी उसके अपने ही होते हैं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।
छुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में छुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।